गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है H2O। 2 H है और 1 O मिलके बना H2O, पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही आंसर फीमर। देखिए फीमर है, इसको बोलते हैं जांघ की हड्डी, फीमर ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये कान की हड्डी है, स्टेप्स कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज सबसे पहले 2 भाई थे, ओलिवर राइट और विल्बर राइट, इनको बोलते हैं राइट ब्रदर्स। ये देखिए पहला हवाई जहाज ओलिवर राइट और विल्बर राइट ने ऐसा बनाया था, इसको फ्लाई उन्होंने कराया था, उड़ाया था इसको दोनों ने साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो थॉमस एल्वा एडिसन ना। अच्छा, एडिसन ने 1200 प्रयोग किया था, लगभग 1200 प्रयोग में फेल हो गए थे विद्युत बल्ब बनाते वक्त। जैसे एक बार प्रयोग किया फेल हो गए, 2 बार फिर प्रयास किया फिर फेल हो गए, इसे 1200 प्रयास के बाद इन्होंने विद्युत बल्ब बनाया था। और आप लोग एक बार निराश हो जाते हैं हिम्मत मत हारिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब हमको चंद्रमा दिखाई न दे, मतलब पृथ्वी और चांद के बीच में क्या आ जाए, नहीं सॉरी, जब पृथ्वी सूर्य, देखो सूर्य क्या करता है, सूर्य फोकस मारता है, सूर्य की लाइट से चांद चमकता है। अगर सूर्य की लाइट को बीच में रोक दे कोई, चांद पे सूर्य की लाइट ना पहुंचने पाए तो चांद दिखाई नहीं देगा। मतलब सूर्य और चांद के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो हमें चांद दिखाई नहीं देगा और चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, चंद्र ग्रहण जो होता है ये हमेशा लगता है पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा होगी, जब पूरा चांद उगेगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण लग सकता है और किसी दिन नहीं लग सकता। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण, देखिए सूर्य ग्रहण मतलब पृथ्वी से सूर्य दिखाई न दे, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई चीज़ आ जाए, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, आ गया चांद। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाएगा तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। आइए देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृति। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसको बोलते हैं लीवर, बोलते हैं अंग्रेजी में लीवर, हिंदी में यकृत। अगला प्रश्न है, भोजन में आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है? हम भोजन करते हैं तो उसमें हमको आयरन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ किससे मिलता है? तो मिलता है हरी पत्तीदार सब्जियों से। ये अभी कुछ हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, देखिए धनिया है, पालक है, अजमोद है, सरसों का साग है, चौलाई है, ये सब जितनी हैं सब हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस में जो मुख्य गैस कौन सी होती है? तो बायोगैस में मुख्य गैस होती है मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है, 1 ठो कार्बन 4 ठो हाइड्रोजन, CH4 मीथेन गैस जो होती है ये बायोगैस में मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, काला हीरा किसे कहते हैं? काला हीरा, तो काला हीरा कहते हैं कोयले को, कोयले को बोलते हैं हम काला हीरा। ठीक है, देखो हीरा कीमती होता है ना, तो इसे कोयला भी कीमती है और ब्लैक है इसलिए इसको काला हीरा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? किसानों का मित्र, तो किसानों का मित्र बोलते हैं केचुए को। अच्छा, इसको किसानों का मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिट्टी को, हाँ मिट्टी में ये रहता है, तो मिट्टी में ऊपर नीचे पूरा छेद बना रहता है अंदर, तो इससे मिट्टी में हवा आसानी से नीचे जाती है। ठीक है,
तो फसलों की जड़ों को आसानी से एयर का सप्लाई वहाँ पे हो सकता है, इसलिए इसको हम किसानों का मित्र बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन ए की कमी से होता है रोग रतौंधी। देखिए रतौंधी रोग है ये। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा, मतलब हमको दिखाई नहीं देगा, शाम में रात होने पे दिखाई नहीं देता। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत देखिए, गाजर सबसे अच्छा होता है, गाजर, अंडा भी होता है, ये सब विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका, हाँ, बेरी रोग। देखिए बेरी रोग है ये, हाथ पैर के जो स्किन है सब गड़बड़ हो गई है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है हमारा स्कर्वी। स्कर्वी मतलब दांत मसूड़ में सूजन हो जाएगी, ब्लीडिंग होगी, इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स क्या है? देखो ये नॉर्मल है ना, और ये है रिकेट्स रोग, मतलब इसमें हड्डियां जो है ना टेढ़ी हो जाई हैं, पैर की हड्डियां देखिए टेढ़ी हो गई है ना, तो इसे बोलते हैं रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु को हम अगर ऊपर से छोड़ें तो पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है? जैसे बॉल है, हमने फेंका ऊपर तो नीचे ही क्यों गिरा? कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है? हाँ, क्योंकि पृथ्वी उसे गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सही आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसको बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ओजोन परत देखिए, समताप मंडल में ना ओजोन गैस की सांद्रता अधिक होती है, तो ओजोन गैस जो होता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को, इसकी गर्मी को अपने अंदर ओजोन परत सोख लेती है। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचने पाती, अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनी किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचने पाती, तो इससे हमारा सुरक्षा हो रहा है। इसको बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा वाल बोलते हैं, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं, पृथ्वी की छतरी बोलते हैं इसको, ओजोन गैस को। अगर ये ओजोन गैस हमारे पृथ्वी के अंदर आ जाएगी अधिक मात्रा में तो इसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा पृथ्वी का। और अभी देखिए ओजोन गैस की परत है उसमें अंटार्कटिका के ऊपर थोड़ा छेद भी हो गया है ना। तो ये कौन सी गैस जो है ओजोन की सांद्रता को कम कर रही है? कौन सी गैस ओजोन परत को वहाँ से हटा रही है? तो ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, AC और ये कोल्ड स्टोर, इनसे गैस निकलती है CFC, ये जाके ओजोन गैस को वहाँ से काट रही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आदमी का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस आदमी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाले अंग का क्या नाम है? कौन सा अंग है जो ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है? तो सही आंसर हृदय, हार्ट जो है हमारा, ये पंपिंग मशीन है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करती रहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? धातु देखिए ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु है जो कमरे के ताप पर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, तो उस पर ये लिक्विड अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में तरल रहेगी ना। तो ये है पारा धातु, मरकरी, जो मरकरी है धातु पारा, इसका यूज होता है थर्मामीटर में ना, थर्मामीटर में टेम्परेचर नापने के लिए हम पारा का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हाँ, आप लोगों को दिख रहा है हीरा जो है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से है सबसे कठोर पदार्थ, हीरा। अच्छा, आग को जलने में कौन सी गैस सहायता करती है? अगला प्रश्न है, आग को जलने में कौन सी गैस सहायता करती है?
तो सबको पता है बिना ऑक्सीजन की आग जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन गैस जो होती है आग जलने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, जो बल्ब जो कम पावर के होते हैं ना, 0 वाट के, 5-10 वाट के, इसमें कोई गैस नहीं होती है। लेकिन जो उच्च हाई पावर बल्ब होते हैं, 100 वाट 200 वाट के जो बल्ब होते हैं, तो उसमें गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं? तो अक्रिय गैस भरते हैं, ऐसी गैस जो क्रिया ना करे, जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाए, तो अक्रिय गैस भरते हैं। जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब गैस भरते हैं विद्युत बल्ब में। देखिए आप लिखा है नाइट्रोजन और आर्गन गैस, ये हम विद्युत बल्ब में भरते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? आदि मानव जब थे तो उन्होंने सबसे पहले कौन से जंतु को पालतू बनाया था? तो सही आंसर है कुत्ता को। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, तापमान नापने का यंत्र क्या है? मतलब किस यंत्र से हम तापमान नापते हैं? हमको बुखार होता है ना, तो किससे नापते हैं हम? थर्मामीटर से ना, तापमापी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन थर्मामीटर 2 तरह का होता है। देखिए, ये है डिजिटल थर्मामीटर, इसमें लिख के आ जाता है ना कितना आपका टेम्परेचर है, और इसमें देखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है ना, तो विटामिन सी जो है खट्टे फल में अधिक पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का होता है आंवला। आंवले में सबसे अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबको मालूम है आप लोगों को, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना। कौन कौन से? बैनिया हपी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अंग्रेजी में बोलते हैं विबग्योर ना, वायलेट, इंडिगो, ऐसे होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारियों के शरीर पर नियंत्रण करने वाला अंग कौन है? कौन सा आपका शरीर में आपके कौन सा ऐसा अंग है जो आपको पूरा कंट्रोल कर रहा है, आपके पूरे वर्क को, आपके पूरे सिस्टम को, अंदर से बाहर से कौन सा अंग कंट्रोल कर रहा है? तो दिमाग ना, मस्तिष्क, जो आपका मस्तिष्क है ये कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। अगला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? हाँ, गुड, भौतिक परिवर्तन ना, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, बर्फ पिघला, पानी बना, फिर पानी से हम बर्फ बना सकते हैं चाहे तो ना। भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ ना बने, बस उसकी अवस्था बदल जाए। अगला प्रश्न है, कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? कागज जल रहा है, कैसा परिवर्तन है? कागज जल क्या बनेगा? राख बन जाएगी। फिर राख से हम कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कागज जलना कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अच्छा, कागज को हम अगर फाड़ दें तब कैसा परिवर्तन होगा? कागज का फटना, हाँ, भौतिक परिवर्तन। दूध से दही जो बनता है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। अच्छा, दूध से दही का बनना ये कैसा परिवर्तन है? हाँ, रासायनिक परिवर्तन, गुड। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? देखिए, वयस्क मनुष्य पूछा है, छोटे बच्चों में हड्डी ज़्यादा होती है, जो बड़े होने पे ज्वाइंट होके 2-3 हड्डी, एक हड्डी बन जाती है, ऐसे ऐसे। तो छोटे बच्चों में 300 से ज़्यादा हड्डी होती है, लेकिन आदमी में, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? तो 206। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना, और प्रकाश में निर्माण करते हैं। जब दिन होता है ना, दिन में प्रकाश उस पर पड़ता है पत्तियों पे पौधे के, तो दिन के समय प्रकाश द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो उस समय कौन सी गैस पौधे लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे
ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अच्छा, किस वनस्पति खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है, वनस्पति खाद्य पदार्थ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? सोयाबीन में ना, सोयाबीन, ये सोयाबीन की खेती है। देखिए, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। हरे रंग का पदार्थ पौधों में होता है, पत्तियों में पौधों को होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। मतलब जो ये प्रकाश सूर्य की गर्मी को ना ये ट्रैप करता है, तब भोजन में निर्माण होता है उसका। तो ये जो करता है ये क्लोरोफिल ना, इसको बोलते हैं हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, क्लोरोफिल चाहे पर्णहरित। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, अच्छा ये इसको ना पौधा क्या, इसको घास बोलते हैं। इसका सही आंसर है बांस। तो बांस भी एक घास की प्रजाति है। सबसे तेज बढ़ने वाली घास, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस होता है। एक दिन में ना ये लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकता है, बांस। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए आप लोग, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो, उन्हें कहते हैं सुचालक पदार्थ, है ना। चाहे चालक पदार्थ चाहे सुचालक पदार्थ। देखिए ये 5 ठो सुचालक पदार्थ के एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सिल्वर है। अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ चांदी होता है। चांदी, सोना, कॉपर, तांबा होता है ना। स्टील है, समुद्री जल, सी वाटर ना, इसमें भी विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। शुद्ध पानी में प्रवाह कम होता है विद्युत का, लेकिन समुद्री जल में अधिक होता है। देखिए अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से न हो, उसे क्या कहेंगे? जिसमें देखो हो उसे बोलते हैं सुचालक चाहे चालक बोलते हैं, और जिसमें न हो, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो न हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो, उसे बोलते हैं कुचालक या अचालक। जैसे रबड़ है, शीशा है, ये हीरा है, लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी, इसमें विद्युत प्रवाह ना होता। प्लास्टिक भी होता है ना, देखिए जो पिलास होता है और टेस्टर हो या फिर वो पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, उसके पीछे देखिए प्लास्टिक लगा होता है ना, कि आपको करंट न लगे, झटका न लगे। सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ क्या होता है? हाँ, चांदी। अभी बताया आपको ना, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ चांदी होता है। अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक जब चांदी है तो हम चांदी का तार क्यों नहीं बनाते? क्योंकि चांदी महंगा है ना। हाँ, इसके बाद कापर यूज करते हैं। कापर में अच्छा, कापर भी अच्छा सुचालक होता है। तांबा, फिर एल्युमिनियम भी होता है, लोहा भी होता है, सब सुचालक पदार्थ है। देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से मानव शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? मतलब आप धूप में सुबह सुबह 5-10 मिनट धूप लीजिए तो आपकी जो स्किन है इस ये सिंथेसिस कर सकती है, बना सकती है कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य का हृदय सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? छोटे बच्चों में देखिए अधिक धड़कता है ना, लेकिन एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 टाइम्स, 72 बार। अच्छा, अगर आप दौड़ेंगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी ना। अगर दौड़ेंगे तो 80-90 हो जाएगी, और रेस्ट करेंगे तो 50-60 होगी। मतलब एक औसत निकालता है, तो एवरेज पे 72 टाइम, 72 बार आपका दिल धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है। अच्छा, दलहनी कुल के पौधों की जड़ों पर
पाया जाने वाला जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? मतलब देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है 78%, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं ये सीधे नाइट्रोजन गैस वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। पौधों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन ये वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। जब नाइट्रोजन बदलेगा नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल के रूप में मिट्टी मिलेगा, तब इसको पौधे ले सकते हैं। और एक ऐसा जीवाणु है, एक क्या 2-4 जीवाणु ऐसे हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं नाइट्रेट में बदल करके। तो कौन कौन से उनका नाम क्या है? वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ना। तो इसमें देखिए, ये है क्लास्ट्रीडियम है, एजेटोबैक्टर है, और राइजोबियम, ये फेमस जीवाणु है राइजोबियम। ये मटर के दलहनी कुल जो होती है, दलहनी कुल के पौधे, मटर, चना, उड़द, इस सब में, अरहर में, लेकिन सबसे ज़्यादा मटर पे होता है। तो ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है उसकी जड़ पे होता है, जड़ के गांठों पे, और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके मिट्टी मिला देता है। एनाबीना है ना, साइनोबैक्टीरिया है, और आकाशीय बिजली भी। देखिए, जब बारिश होने वाली होती है ना, जब बिजली कड़कती है ना, तो वो भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के जल मिला, उससे मिल जाता है नाइट्रेट के रूप में। और जब बारिश होती है ना, तो उसमें नाइट्रोजन घुली होती है। ठीक है, जब कड़क के साथ, गरज चमक के साथ पानी बरसे, तो उसमें नाइट्रोजन घुला होता है। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो सबको मालूम है आप लोगों को, पौधों की पत्तियों का रंग क्लोरोफिल ना, पर्णहरित के कारण हरा होता है। हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, और इंग्लिश बोलते हैं क्लोरोफिल। अच्छा, विनायक क्लासेस लाइक सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।